नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एनालिटिकल मेथड की क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन। तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड से शुरुआत करते हैं। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। इसमें हम केमिकल्स के थ्रू ही एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने से पहले हमें एनालाइट को सैंपल से सेपरेट करना होगा। इसके 3 मेथड होते हैं: प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल सॉल्यूशन से नीचे सेडिमेंटेशन हो जाता है और जो हमारे पास नीचे जमा हुआ मिलता है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट और प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन भी सेपरेटिंग प्रोसेस है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड में से हमें लिक्विड को सेपरेट आउट करना है और इस लिक्विड को सेपरेट आउट करा जा सकता है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर। अब डिस्टिलेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं: सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अजियोट्रॉपिक, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये सब होते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस की कैसे जाती है, इसमें क्या क्या होता है। डिस्टिल्ड फ्लास्क होता है, थर्मामीटर होता है और डिस्टिल्ड फ्लास्क को ऊपर से कॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, एकदम बंद ढक दिया जाता है। और यहाँ पर एक ट्यूब जुड़ी होती है डिस्टिल्ड फ्लास्क से कंडेंसर की तरफ और फिर कंडेंसर को अटैच कर दिया जाता है अडेप्टर से फिर रिसीवर फ्लास्क में। और यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आग देते हैं। तो मान लो हमारे पास डिस्टिल फ्लास्क में लिक्विड है। लिक्विड कौन कौन से हो सकते हैं, कोई से भी सैंपल मान लो, ठीक है, कोई सा भी सैंपल मान लो। बेंजीन है, वाटर है, अल्कोहल है, टॉलिन है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल का 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 डिग्री और टॉलिन का 110.6 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन सभी को हमने एक बीकर में ले लिया, ऐड कर दिया। अब हम नीचे आग लगाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर अल्कोहल के बराबर पहुंचा, क्योंकि अब अल्कोहल का सबसे कम है, इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से सबसे कम अल्कोहल का है। तो अल्कोहल के पास बॉइलिंग पॉइंट पहुंचते ही, यानी अल्कोहल के पास टेम्परेचर पहुंचते ही अल्कोहल वेपराइज हो जाएगा और इसके वेपर कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में ठंडा चिल्ड वाटर भरा होता है, तो ये वेपर को कंडेंस कर देगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और अडेप्टर के थ्रू रिसीवर में आ जाएगा, रिसीवर फ्लास्क में आ जाएगा हमारे पास सैंपल या फिर जो भी सॉल्यूट है। अभी हमारा अल्कोहल था तो अल्कोहल आ गया है, तो ये एक सेपरेटिंग प्रोसेस है थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब हमने एनालाइट को सेपरेट कर दिया है। अब इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाएगा। इसमें कैसे करते हैं, कोई भी जो भी हमने एनालाइट को सेपरेट किया है उस सेपरेटेड एनालाइट को रिएक्ट कराया जाएगा रिएजेंट से। रिएजेंट से रिएक्ट करते ही हमारे पास मिलेगा प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट को अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका कलर कैसा है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कितनी है उसकी, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। उसका ओडोर कैसा है, यानी उसका सुगंध कैसी है, दुर्गंध कैसी है, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्टिकल करेक्टर उसका कैसा है, ऑप्टिकल करेक्टर यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देना इस दी ऑप्टिकल करेक्टर। ऑप्टिकल करेक्टर जैसे प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो वो होगा लीवो रोटेटरी। और अगर राइट हैंड पे डायरेक्शन पे कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर रोटेशन नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक ड्रग है लिवोसिट्रिजिन। लिवोसिट्रिजिन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है जो कि हिस्टामिन के सिक्रीशन को घटा देता है, यानी हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे हिस्टामिन अपना एक्शन नहीं कर पाता और एलर्जी ट्रीट होती है। एलर्जिक सिम्टम्स को ट्रीट करता है, यूँ कह लो। एलर्जिक सिम्टम्स जैसे रनी नोज, नाक बहना और स्नीजिंग, छींक आना और इचिंग भी होती है। इसके नाम से पहले ही लीवो लगा हुआ है, यानी कि ये सिट्रिजिन दवाई है जो कि लीवो रोटेटरी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर कैसा है, लीवो रोटेटरी। इसमें मेनली 2 मेथड आते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड और टाइट्रीमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड में
एनालाइट का मास कितना फॉर्म हुआ है उसको डिटरमाइन किया जाता है, और टाइट्रीमेट्री मेथड में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है एनालाइट को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए। अब मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड रिएजेंट है, अब कितना स्टैंडर्ड रिएजेंट का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा कि वो एनालाइट से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, तो उस वॉल्यूम को डिटरमाइन किया जाता है टाइट्रीमेट्रिक मेथड के थ्रू। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेजेस, ये सिंपल मेथड है और एक्यूरेसी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। चीप मेथड है, बहुत ही सस्ता मेथड है, केमिकल्स में भी ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। जैसे केमिकल्स तो बहुत कम ही लेने पड़ते हैं, रिएजेंट वगैरह बहुत ही कम लेने पड़ते हैं, मिलीलीटर्स में ml में लेना पड़ता है, या फिर 0.1 ml 1 ml ऐसे करके लेना होता है, या फिर ग्राम में लेना पड़ता है, मिलीग्राम में, ग्राम में तो नहीं मिलीग्राम में लेना होता है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इसमें। एब्सोल्यूट मेथड है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। कोई भी जो भी सीख के आया हुआ है टाइट्रेशन या एनालिटिकल मेथड केमिकल वाला वो कर सकता है, इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिमिटेशंस क्या है इसकी, क्रिटिकल एनवायरनमेंट हो जाता है इसमें, क्रिटिकल केमिकल एनवायरनमेंट हो जाता है, वर्सेटिलिटी की कमी होती है। और अगर हमने अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, या तो सैंपल का तो नहीं, या तो रिएजेंट का, केमिकल्स का, अगर हमने अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो इसकी एक्यूरेसी भी गड़बड़ा जाएगी। कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, मतलब बहुत समय लेगा, ये एंड पॉइंट आते आते बहुत समय लगेगा। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड आता है नेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एंड पॉइंट आते ही उसको डिटेक्ट कर देगा। और दूसरा ये कि ये बहुत ही एक्यूरेट प्रीसियस आंसर देता है, रिजल्ट देता है, और डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपने सैंपल बहुत ही थोड़े से ही लिया है, बहुत ही कम अमाउंट में लिया है, तो भी ये डिटेक्ट कर देगा, बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा, बहुत एक्यूरेसी देगा। इसमें आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड भी एक केमिकल मेथड का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें केमिकल रिएक्शन कराई जाती है, एंड पॉइंट आता है, एंड पॉइंट को डिटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के थ्रू, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के थ्रू इसको डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन केमिकल मेथड में एंड पॉइंट को डिटेक्ट किया जाता है केमिकल्स के थ्रू, रिएजेंट के थ्रू। अब इसमें आते हैं बहुत सारे मेथड, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कोलोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और वोल्टामेट्री इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी की जाती है। इसमें बहुत ही इंटरप्रिटेशन स्पेक्ट्रम एज अ रिजल्ट हमें मिलता है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड कहते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे आएंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडीमेट्री, नेफेलोमेट्री और कोलोरोमेट्री इसमें आते हैं। इसमें मतलब हमें स्पेक्ट्रम ही दिखाई देगा, विजिबल वाले होते हैं ना स्पेक्ट्रम, लाइट वगैरह, तो वो सब से ही कुछ मिलता जुलता है। खैर ये प्रोसेस तो मैंने भी अभी डिटेल में नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये 7th सेमेस्टर में आएगी। केमिकल मेथड, सॉरी इलेक्ट्रिकल मेथड, या नहीं इलेक्ट्रिकल नहीं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड 7th सेमेस्टर में आएगी। क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट आता है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का डिटर्मिनेशन किया जाता है, या यूँ कह लो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से हमें इंडिविजुअल्स को सेपरेट करना होता है, लिक्विड को, इंडिविजुअल लिक्विड को सेपरेट करना होता है, लिक्विड को या फिर सैंपल को सेपरेट करना होता है कॉम्प्लेक्स में से। इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी आती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आती है, और थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी आती है, और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी इसमें आती है। इसमें क्या किया जाता है, थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर्ड बना दिया हमने, थिन लेयर्ड स्लाइड बना दी हमने, फिर उसको सैंपल में डुबोया जाता है, उसमें फिर सैंपल में जो भी लिक्विड होता है वो टीएलसी में रन करता है, थिन लेयर्ड स्लाइड में रन करता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू रन करेगा, और फिर कितने सेंटीमीटर तक किया ये सब ऑब्जर्व करके हम एनालिसिस करते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो थोड़े से सैंपल में ही हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं।
सेंसिटिविटी बहुत ही हाई होती है इसकी, जैसे एंड पॉइंट आया खटाक से उसने रिजल्ट बता दिया। मेजरमेंट जो भी ऑब्टेन हुआ है वो बहुत ही रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है कि भाई ठीक है, एक्यूरेसी मेथड हमने जो भी मशीन से किया है वो बहुत ही रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है कि ठीक है भैया हो सकता है ये आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। और डिटरमाइन इज वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट ये आंसर बताता है, रिजल्ट बहुत ही फास्ट बताएगा, जैसे एंड पॉइंट आया वैसे ही। लेकिन जो केमिकल मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, जैसे रिएक्शन खत्म हुई एंड पॉइंट बताया खत्म। कॉम्प्लेक्स सैंपल, कॉम्प्लेक्स सैंपल कैन बी हैंडल इजीली, बहुत ही इजीली हम हैंडल कर सकते हैं चाहे वो कॉम्प्लेक्स सैंपल क्यों ना हो। लिमिटेशंस यही है, तो सबसे पहले इसमें कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन मतलब पहले ट्राई करना, जो भी हमारे पास सैंपल मिला है, एक्चुअल जो सैंपल मिला है उस पर एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म नहीं करेंगे मशीनरी से, सबसे पहले परफॉर्म नहीं करेंगे, उसको हम परफॉर्म करेंगे बाद में। पहले क्या करेंगे, जो भी हमने मशीनरी ली उसको हम सेम मेथड से, स्टैंडर्ड वाले से जिसका हमें रिजल्ट पता है उसके साथ परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट। फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैच करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले से रिजल्ट पता है, तो अगर वो मैच करता है तो कैलिब्रेशन हमारा हो गया कि वो बहुत अच्छा है, ठीक है मशीन सही है, उसके साथ फिर एक्चुअल सैंपल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल एक्यूरेसी, बहुत ही मतलब फाइनल एक्यूरेसी में प्लस माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता रहता है, मतलब हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ किसी में भी होती है, मतलब बिल्कुल पॉइंट में एक्यूरेसी नहीं दे पाता, बिल्कुल पॉइंट में नहीं दे पाता। तो इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा उसमें या तो प्लस ऐड करना पड़ता है, या तो 5 ऐड करना पड़ता है, या 5 सब्ट्रैक्ट करना होता है, 5%, यानी इसकी 5% गलतियाँ हो सकती है, या तो उसमें एडिशन करो या तो सब्ट्रैक्शन करो। रिजल्ट में या तो 5 ज़्यादा बताएगा या फिर रिजल्ट में 5 कम बताएगा, 5%। कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होती है, मशीनरी होती है तो उसको खरीदना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब ज़्यादा खर्चा करना होता है इसमें। कंसंट्रेशन रेंज लिमिटेड होती है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो भाई मशीन के साथ कर रहे हैं, मशीन के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें मशीन चलानी तो आनी चाहिए, जैसे हम थिन लेड क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर कह लो हाँ थिन लेड क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर मान लो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड वाली चलानी नहीं आ रही तो वो क्या ही परफॉर्म करेगा, तो इसलिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग की तो ज़रूरत होती है। और हमारे पास साइज़ भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए मशीन को रखने के लिए, जब तो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म, एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म या फिर कह सकते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के मेथड कौन कौन से हैं। इसमें आता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, ये सब आते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम रखा जाता है लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के। और वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का। यानी इसकी डेफिनेशन बनाना चाहो तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है उसको कहेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में। देखो इसका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है सॉल्यूट का और ये होता है सॉल्यूशन का, यानी कितने 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। अब इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है तुम्हारा गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास यानी कि ये होगा तुम्हारा सॉल्वेंट का, नहीं सॉल्यूट का,
कि कितना सॉल्यूट हमें लेना है, कितने ग्राम हमें सॉल्यूट लेना है, वो होगा वेट यानी गिवन मास, कि इतना लेना है तुम्हें करके ये होगा गिवन मास। कभी कभी तुम्हें गिवन मास फाइंड आउट करने को दे सकता है नंबर ऑफ मोल्स देकर। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास, ये मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स फैक्टर, ये होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट मास। ये ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी है सॉल्यूट का जितना मॉलिक्यूलर मास है वो, जैसे NaOH होता है, NaOH सोडियम का होता है 11 11 22 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये तुम्हारा हो जाएगा 3 और 1 4 6 10, एक असिल और 2 और 1 3 और 1 4 4। ये तुम्हारा आ गया मॉलिक्यूलर मास किसका? NaOH का। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास जो भी तुम्हें गिवन होगा केमिकल्स उसका हमें लिखना है। जैसे NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना? 40। एक्स फैक्टर यानी कि कितने OH, वैलेंसी फैक्टर भी इसको कह सकते हैं। जैसे NaOH हमने लिया था तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, यानी कितने OH ये रिलीज करेगा। अगर बेसिक है तो कितने OH ये रिलीज करेगा, ये 1 कर रहा है तो ये 1 इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। और HCl, जैसे एसिडिक की केस में HCl में कितने H+ आयन रिलीज होंगे, ये होगा तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ एसिड में। और अगर सॉल्ट हुआ तो NaCl, जैसे मान लो सॉल्ट हुआ तो NaCl में NaCl को ब्रेक डाउन करें Na+ और Cl नेगेटिव पॉजिटिव, यानी या तो एनायन देख लो, एनायन के नाम मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, हटाओ। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देख लो। पॉजिटिव चार्ज कितना परसेंट है, जैसे 1 है तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी NaCl की? 1। अब जैसे हमने एक और ले लिया है MgCl2, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे Mg प्लस Cl2 है, ठीक है, तो इसका 1 नेगेटिव और इसका 2 पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। जितना ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज होगा उतना ही इसका वैलेंसी फैक्टर होगा। कितना? इसके पास 2 है तो MgCl2 का वैलेंसी फैक्टर होगा तुम्हारा कितना? 2। अब जैसे कि हमने ले लिया H2SO4 एसिडिक की कंडीशन है। एसिडिक की कंडीशन में कितना H+ आयन रिलीज होगा, वो होगा तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर एसिड के केस में, यानी H2SO4 के केस में कितना होगा? 2। अब ऐसे हमने एक और ले लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड ये क्या है? सॉल्ट। ये है तुम्हारा सॉल्ट। अगर OH रखते तब ये होता तुम्हारा बेस। अभी ये क्या है? सॉल्ट। तो कितने इसके प्लस होता है? +1 चार्ज, इसके -1, तो ये क्लोरीन है ना, -1, तो +1 इसका चार्ज है या -1 इसका चार्ज है। वैलेंसी फैक्टर कितना? 1, ठीक है, तो ये हो गया। तो वैलेंसी फैक्टर समझ में आ गया। इक्विवेलेंट वेट यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स फैक्टर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स फैक्टर। अब इन सब को अगर रख दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या निकलेगा हमारे पास? फॉर्मूला क्या बन के आएगा? तो नॉर्मेलिटी क्या होती थी? नॉर्मेलिटी क्या होती थी? ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना होता है? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो चलो इसको रखते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स फैक्टर। अपॉन को भेज दिया हमने ऊपर, एक्स फैक्टर ये, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पूरा क्या है? ये हमारा पूरा है ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये हमारा पूरा क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये पूरा ग्राम इक्विवेलेंट मास है। अच्छा, अगर अभी हमने पहले क्या पढ़ा था मोलैरिटी में हमने पढ़ा था गिवन मास। अच्छा रुको, मोलैरिटी में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास से हमारा निकल के आ जाएगा क्या चीज़? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को भी वैल्यू अगर यहाँ पर रख के देखें तो मोलैरिटी हमारे पास आएगी गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास
इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये पूरा क्या हो गया है, ये पूरा हो गया हमारे पास मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एक्स फैक्टर जो भी है, ये एक्स फैक्टर ऐसे लिख देते हैं, ये एक्स फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी आपस में कर सकते हो। अगर तुम्हें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, नॉर्मेलिटी का नहीं पता है, तो तुम यहाँ से निकाल कर मोलैरिटी को यहाँ पर रख कर, अगर मोलैरिटी पता है नॉर्मेलिटी नहीं पता है, और एक्स फैक्टर तो खैर पता चल जाएगा फॉर्मूला देखते ही, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हम यहाँ से नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। और अगर मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा लेकिन मोलैरिटी का पता है, तो उससे इंटू एक्स फैक्टर कर दो, मोलैरिटी निकाल कर एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल देना, ये सब आ जाएगी नॉर्मेलिटी। ठीक, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है, नेक्स्ट आता है मोलैलिटी के बारे में। थर्ड मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। किसका मास, सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास हम रखेंगे किस में, केजी में। सॉल्वेंट का मास हम रखेंगे किस में, केजी में सॉल्वेंट का मास रखेंगे। ये आ गया हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी हो गया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है तुम्हारा, नेक्स्ट आता है चौथा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है जीटा से, जीटा से, जीटा। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है, मान लो ए का, और हमारे पास प्रेजेंट है कोई भी ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी हमारे सॉल्यूट प्रेजेंट है, कोई भी हमारे पास सॉल्यूट है ए और बी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मोलैलिटी कैसे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल देना, और यहाँ पर रख देना नंबर ऑफ मोल्स ए के निकाल लो और बी के निकाल लो, और इस फॉर्मूले में रख के जीटा ए आ जाएगा। फिर ऐसे ही नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन बी के निकाल सकते हो, लेकिन दोबारा इससे यही फॉर्मूला मत लगाना ए निकालने के बाद। इसका एक और फॉर्मूला होता है जीटा बी का, देखो जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों का मोल फ्रैक्शन एडिशन करके 1 होता है। तो ए हमें पता है, तो बी हम निकाल सकते हैं कैसे, 1 माइनस सीटा ए रख के। तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर ए का हमें पता है तो। लेकिन बी का भी ऐसी है, सेम वही, बी इज इक्वल टू, चाहे तो फॉर्मूला से निकाल देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ये होता है मोल फ्रैक्शन। फॉर्मेलिटी नेक्स्ट आता है। फॉर्मेलिटी एक नया टर्म है, फॉर्मेलिटी भी एक नया टर्म है। तो फॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से शो करते हैं, डिनोट किया जाता है। ये होता है ग्राम फॉर्मल मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम फॉर्मल मास किसका रखते हैं, सॉल्यूट का। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मल मास किसका रखते हैं, सॉल्यूट का रखते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका रखते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन भी लीटर में होता है, किसका रखते हैं, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का रखा जाता है। इसमें बस अंतर यही है कि इसमें आयंस लिया जाता है, इसमें आयंस लिया जाता है। जो भी आयंस होते हैं, जैसे Na+ हो गया, Cl नेगेटिव आयंस हो गया, H+ हो गया, Cl नेगेटिव आयंस हो गया, Na पॉजिटिव, और Cl और कोई सा ले लो, OH नेगेटिव वाला ले लो, ठीक है। तो ये सब आयंस हो गए। तो इन आयंस के लिए फॉर्मेलिटी का यूज़ किया जाता है, ग्राम फॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। नॉर्मेलिटी का ही थोड़ा थोड़ा है, ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मेलिटी के जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मास रखते हैं, यहाँ पर ग्राम फॉर्मल मास रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।